हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। अब फिजिक्स का हम 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। याद रखेंगे इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो है। अब आज हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, हम उन्हीं प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। उन्हीं सभी क्वेश्चन को देखेंगे। याद रखेंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं जो अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं, जिनका सपना है 85% स्कोर करना, 95% स्कोर करना, उन सभी को मैं कहूंगा, खासकर उन सभी को ये वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि मेरा यही लक्ष्य है कि सभी स्टूडेंट कम से कम 85 to 90% के बीच में आए हो। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, और सही रणनीति की तरफ तैयारी करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है बायो सेवर्ट का नियम। लिखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैं कह दे रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। दूसरी बात मैं कह दूं, ये टॉपिक है, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में ये पूछा जाता है। 5 नंबर बहुत होते हैं ना दोस्त, बहुत होते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इससे पहले मैं बता दूं, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जो तैयारी करा रहे हैं, तो इसका ये चौथा चैप्टर का ये वीडियो है। मतलब चौथे चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले के 3 चैप्टर का यदि आपने वीडियो नहीं देखा है, फिजिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करेंगे आपको सभी वीडियो मिल जाएगा वन शॉट का। वहां से अपने फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश की पढ़ाई कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए समझ लेते हैं बायो सेवर्ट का नियम क्या है जी। बायो सेवर्ट के नियम को हम लाप्लास के नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए बायो सेवर्ट ने क्या बताया, तो यहाँ पे देखिए 2 वैज्ञानिक है, एक का नाम है बायो, एक का नाम है सेवर्ट। 2 वैज्ञानिक, तो बायो और सेवर्ट 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए इन्होंने एक सूत्र दिया है। ठीक है ना, तो वही बात हमने लिखा है कि बायो और सेवर्ट 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया। ठीक है ना, एक प्रयोग करके किसी धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र दिया है। मतलब क्या इन्होंने कहा, ये समझिएगा। ये एक धारावाही चालक तार है, ये एक धारावाही चालक तार है, मतलब एक ये चालक तार है। सपोज डेट ऐसे ही कहें कि ये एक चालक तार है और इस चालक तार में आई धारा प्रवाहित है। तो जाहिर सी बात है, ये एक चालक तार है, इसमें हमने धारा प्रवाहित कर दिया, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहां से ये मान लेते हैं, यहां से r दूरी पर, यहां से r दूरी पर एक यहाँ पे बिंदु है जो है P, और इसी बिंदु P पर हमें ना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। परंतु किसके लिए? ये एक अनंत लंबाई का चालक तार है, मान लेते हैं L। तो इसका अल्पांश लंबाई हम ले लेते हैं, इस चालक तार का एक छोटा लंबाई ले लेते हैं जो है, इसको हम मान लेते हैं dl। तो इस अल्पांश लंबाई के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, वही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यही बात हम कह रहे हैं, किसी धारावाही चालक के कारण, मतलब बायो और सेवर्ट 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया, जिसमें इन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र दिया। और वो सूत्र क्या है समझिएगा। ठीक है ना, तो पहली बात, इस नियम के अनुसार हमें 4 पॉइंट्स बताए गए हैं। ये 4, सबसे पहले ये 4 नियम बताए गए हैं, ये चारों को आपको समझना है, समझ जाएंगे, याद हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ये बताया, देखिए ये एक अनंत लंबाई का चालक, मतलब ये एक L लंबाई का एक चालक तार है, जिसका एक छोटा लंबाई, छोटे को अल्पांश लंबाई कहते हैं, छोटा लंबाई क्या है, dl है। तो इस अल्पांश लंबाई के कारण इस बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, समझ रहे हैं ना, इस अल्पांश लंबाई के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो इस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। पहला हमें यही बात बताया गया। क्या बात बताया गया कि अल्पांश लंबाई के चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं,
तो मतलब अल्पांश लंबाई ये जो है, अल्पांश लंबाई में क्या करते हैं, अल्पांश लंबाई वाले चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो अल्पांश लंबाई के कारण, इस अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उसमें मतलब चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये बातें सबसे पहले हमें याद रखना है, ये बातें सबसे पहले हमें बताई गई। चलिए तो इसको हम सबसे पहले इसको हम समीकरण स्पष्ट कर लेते हैं। क्या हमने बताया, हमने यही कहा कि अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई के कारण, अल्पांश लंबाई के कारण, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। पहली बात समझ गए। अब यहां से लेकर, यहां से याद रखेंगे, यहां से अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहां तक चारों में लिखना है, क्योंकि अल्पांश लंबाई के कारण इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वही के बारे में बात हो रहा है। फिर दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। मतलब इस अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो इस अल्पांश लंबाई के ही, अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। तो ये बात हमें दूसरी बात बताया गया। तो इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं, ठीक है। तीसरी बात हमें बताया गया कि इस अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है dB, वो क्या होता है, वो क्या होता है, अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच एक बना कोण होता है, इस कोण की ज्या के समानुपाती होता है। मतलब कोण के ज्या के समानुपाती होता है। ये बातें हमें तीसरी बात बताई गई। तो इसको हम समीकरण 4 कर लेते हैं। अच्छा, ये नियम आपको समझ में ये थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, सर कैसे होगा, समझिएगा। ये क्या है, थीटा कहां बना है, इस अल्पांश, ध्यान से समझेंगे, इस अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बना ये कोण है। तो हम यही कहेंगे, देखिए कोण को तो कोण हम बोल देंगे और साइन को ज्या कहते हैं हिंदी में। तो हम यही कह रहे हैं कि इस अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वह अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। वही लिखा गया है, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण के समानुपाती, कोण के ज्या, यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिएगा, कोण के ज्या के समानुपाती होता है। आशा करता हूँ आप बोल देंगे। अगला आता है, देखिए यहां से ये जो लाइन है, यहां से लेकर यहां तक तो चारों में लिखना है। फिर लिखा गया अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बातें बताई गई। इसको समीकरण हम क्या कर लेंगे, इसको समीकरण 4 कर लेंगे। मतलब समझ रहे हैं, मतलब अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 के नीचे लिखा गया है। तो वही लिखा गया, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। अब देखिए यहां से हमें 4 समीकरण मिले, ये चारों आप याद नहीं कर सकते हैं जी, चारों आराम से याद कर लेंगे। क्या बोलना ही है आपको केवल इतनी ही बात बोलना है कि बायो और सिल्वर्ट 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र दिया। आप उसके बाद लिखेंगे इस नियम के अनुसार। पहली बात क्या लिखेंगे, पहली बात यही लिखेंगे कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। फिर यही लिखेंगे कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। फिर आप बोलेंगे अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। फिर आप बोलेंगे अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात तो आराम से आप बोल ही देंगे, बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे जी? बिल्कुल बोल देंगे। अब इतनी बोल देंगे तब आप क्या करेंगे, अब हम करेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी को मिलाएंगे, सभी को मतलब गुणा कराएंगे। देखिए डीबी 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 मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। जब इक्वल ही है तो समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ को अगर हम देखें सभी को अगर हम मिलाते हैं तो ये सभी को अगर गुणा कर लेते हैं तो ये अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और ये समानुपाती सभी में है तो समानुपाती और ये आई डीएल साइन थीटा आर स्क्वायर ये सभी गुणा हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे आई डीएल साइन थीटा ये 1/r स्क्वायर 1 गुणा होगा तो इतना ही हो जाएगा, नीचे r स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आप समझ रहे होंगे कैसे आया आई डीएल साइन थीटा ये 1 अगर डीएल में सभी में गुणा होगा तो 1 ही होगा, नीचे r स्क्वायर है तो r स्क्वायर आ गया। समझ रहे होंगे आप? ठीक है। उसके बाद अब देखिए अब आपका हो ही गया है। अब देखिए समानुपाती का चिन्ह हटता है और इक्वल का चिन्ह आता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जिसको हम कहते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये कह देते हैं। और समानुपाती का चिन्ह हटा इक्वल का चिन्ह आया तो ये नियतांक आ गया और उसके बाद ये जो टोटल है ये लिख देंगे आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हमारा एक क्या हो गया, यहाँ से फॉर्मूला मिल गया, ये हमारा एक फॉर्मूला मिल गया और इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, इसको हम लिख देते हैं प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक चीज हम बता दें, म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान, म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान 10⁻⁻7 होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये था हमारा बायो सेवर्ट का नियम जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तैयार करेंगे ना, इसको तैयार कर लीजिएगा दोस्त, मैं यही कह रहा हूं। देखिए मैं कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर तो हूं नहीं कि आपको मोटिवेट कर सकूं, या मैं उतना अच्छा वक्ता भी नहीं हूं कि मैं आपको बार बार फिर से दोहरा सकूं तहरा सकूं। तो भैया बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे मैं जोड़ू, कैसे हाथ जोड़ के मैं कहूं भैया, तो हाथ भी जोड़ रहा हूं। सभी को मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। छठ पूजा थी, अच्छे तरीके से आपने मनाया। चलिए उसके लिए मैंने 2 दिन तक क्लास भी ऑफ रखा था कि अच्छे से मना लीजिए आप। उसके बाद बीच में आप अब नहीं ना कहेंगे कि भैया ऐसे है वैसा है। अब तो कम से कम मन लगाकर आज से ही पढ़ाई अब स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। अब कंसिस्टेंट वीडियो आएगा। आज जो क्या है, आज बुधवार है। बुधवार जो होता है हिंदी की क्लासेस होती हैं, पर आज हम हिंदी की क्लासेस रोककर हम फिजिक्स की क्लासेस ले रहे हैं। और बहुत ही जल्द आपकी पूरी किताब का महामैराथन की क्लासेस भी होने वाली है। तो उसके लिए परेशान ना हो, आप हम पर विश्वास किए हुए हैं, आप इस चैनल पे विश्वास किए हुए हैं, हमारी टीम पर विश्वास किए हुए हैं। तो मैं पूरा विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं कि हम आपके साथ अंत तक खड़े रहेंगे। और हम आपको अगर आप हमारे जो भी हम जैसे कह रहे हैं उस तरीके से पढ़ाई करते हैं, मैं स्पष्ट रूप से हमेशा कह रहा हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश में आराम से मतलब कम से कम कुछ नहीं ना 85% से लेकर 95% के बीच में लाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अगर आप हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी टॉपर जो बैच है उससे स्टडी कर रहे हैं, टॉपर जो नोट्स है उसको लेकर हमसे स्टडी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप ला देंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी चलिए। अदरवाइज मैं अभी बता दूं, अभी मैं जस्ट कुछ देर पहले मैंने एक क्लास लिया, क्लास 11 का। और क्लास 11 का मैं जब ले रहा था तो मेरा माइक जो है ना, तो माइक में फिर से आज प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, जो माइक में थोड़ी सी कोई कनेक्शन में थोड़ा दिक्कत आ गया था, तो मैं ध्यान नहीं दे पाया उसको। 1 घंटे जब पढ़ाने के बाद जब मैं निकला, देख रहा हूँ तो भैया वीडियो में वॉइस प्रॉब्लम है, आवाज बहुत ही स्लो आ रहा है, आवाज आ ही नहीं रहा था। फिर मैं मतलब डिमोटिवेट हो गया, फिर मन नहीं कर रहा था पढ़ाने को। फिर सोचे कि नहीं पढ़ाएंगे तो दिक्कत होगा, बहुत सारे स्टूडेंटों का भरोसा है, विश्वास है। तो इसलिए फिर से कहें चलिए क्लास 11 का भी कुछ देर बाद ले लेंगे, पहले क्लास 12 का ही ले लेते हैं।
क्योंकि क्लास 12 के स्टूडेंटों का बोर्ड एग्जाम है और बहुत ज्यादा सीरियस होकर उनको सभी को बिल्कुल मिस नहीं करना है, सभी को पढ़ना है। तो इसलिए मैं कहूंगा मेहनत हम कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिएगा और क्लास 11 वाले भी मेहनत करें, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा दूसरा आता है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब मैं ये बताइए, कहना तो नहीं है कि इंपॉर्टेंट है भैया कितना, आप जानते भी हैं। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैं कह दे रहा हूँ VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। अब कभी कभी मैंने देखा है कभी कभी ये 3 मार्क्स में भी पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो आप इसको तैयार करेंगे। चलिए हम इसको तैयार करा देते हैं। चलिए एम्पियर का परिपथीय नियम, जिनको ये सभी तैयार है ना उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना जो रिवीजन हम कहते हैं ना, वो रिवीजन कर ले रहे हैं केवल वीडियो देखकर ही। तो ये बहुत ही अच्छा उनके पास अपॉर्चुनिटी है। चलिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम में बताया गया कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। आप आगे चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, फिर लिखेंगे अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर। ऐसे भी आप आगे एम्पियर का परिपथीय नियम जोड़ भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कोई भी धारावाही मतलब कोई भी चालक तार है, अगर उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा हम एक फिगर से ही हम आपको समझा दें तो सपोज दैट ये एक हम फोटो फिगर बना देते हैं। ये एक हमारे पास फिगर है, ठीक है। ये एक धारावाही चालक तार है, ये एक धारावाही चालक तार है जिसमें हमने मान लिया आई धारा, ये एक चालक तार है जिसमें आई धारा हमने प्रवाहित किया। हम इतनी बात लॉ से मतलब हम जानते हैं कि जब किसी भी धारावाही मतलब जब किसी भी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है, चारों ओर बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस चालक के चारों ओर एक बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम यही कहेंगे ना कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर मतलब किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर के मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर मान लेते हैं एक बिंदु P है, तो किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। समझ रहे हैं। मान लेते हैं सपोज चालक से R दूरी पर, ठीक है ना, R दूरी पर। तो हम यही कह रहे हैं, बात को समझिएगा, हम यही कह रहे हैं कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। वो भी हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे फॉर्मूले से हम बता देंगे तो और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला एक होता है जो होता है समाकलन B dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये आपको फॉर्मूला जिनको याद है वो इस नियम को आसानी से याद कर लेंगे। चलिए हम इस फॉर्मूले से ही आपको याद होगा। देखिए ये जो हमारे पास एक बिंदु है ना, ये हमारे पास एक हमने कहा ना एक किसी मतलब एक बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ये जो हमारे पास एक बिंदु है, ये सपोज ये हमारे पास एक बड़ा सा बिंदु है, इसी बिंदु को हम dl कहते हैं, मतलब अल्पांश लंबाई है या अल्पांश हम बिंदु भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये सपोज अल्पांश लंबाई है, ये एक बिंदु को मान लेते हैं P है। अरे मतलब समझ रहे हैं ना, एक छोटी सी लंबाई को हम dl से दर्शा रहे हैं और इसी को यहाँ पे एक बिंदु है जहां पे ये अल्पांश लंबाई है तो उसको P कह सकते हैं। या अल्पांश लंबाई, ये P को छोड़िए, आप ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे, ये बिंदु जो है वो अल्पांश लंबाई है। तो हम क्या कह सकते हैं आप समझिएगा, हम कह रहे हैं कि किसी धारावाही, ध्यान से समझेंगे याद हो जाएगा, आप कहेंगे किसी चालक में मतलब किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन
चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। गुना क्यों हुआ है? म्यू नॉट गुना होता है। बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे? यहीं से आप कहेंगे कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। बिल्कुल बोल देंगे। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। ये क्या है? ये किसी बिंदु है, बिंदु का जो लंबाई है वो dl है। ये b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ये समाकलन पृष्ठीय समाकलन है। ये प्रवाहित धारा है। ये म्यू नॉट है और यहाँ पे गुणा हो रहा है। कि एक बार और मैं यहां से पहले पढ़ के सुना दे रहा हूं कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। चालक में प्रवाहित धारा I में है तो I के म्यू नॉट गुना होता है। तो यही बात हम यहां से बोल रहे हैं कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस परिभाषा मतलब ये नियम को लिखने के बाद ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा और फॉर्मूला लिखने के बाद ये फिगर भी बना लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए इतनी बात आप कर देंगे। उसके बाद फिर से अब हमें क्या करना होता है? ये जो हमारे पास ये है ना फॉर्मूला, इसको हमें प्रूव भी करना होता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, इसको हमें प्रूव भी करना होता है। 5 नंबर में जब हमसे पूछता है तो इस फॉर्मूले को प्रूव भी करना होता है। तो चलिए हम प्रूव भी करेंगे। सबसे पहले एक हम चीजें हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कि माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। चालक से r दूरी पर एक अल्पांश लंबाई है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। जो हमने बोला वही आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना एक, क्या लिख देंगे? ये बातें आप लिख देंगे। माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है, माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है, माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित है, तथा चालक से r दूरी पर एक बिंदु BL है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो ये सब चीजें, ये आपको एक लाइन लिख लेना है। ठीक है ना? ये लाइनें कहां से आई, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इसको प्रूफ करना है। तो चलिए एक चीज हम जानते हैं। चलिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हम क्या जानते हैं? एक चीज हमने पढ़ा हुआ है, बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग पढ़िएगा। तो उसमें हमने बताया है कि चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक फॉर्मूला हमने दिया था। वो क्या दिया था? तो सबसे पहले वही हम लिखेंगे कि बायो-सेवर्ट के अनुप्रयोग से चालक से
r दूरी पर, चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ये चालक है ना, तो चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए उन्होंने सूत्र दिया था। और वो क्या सूत्र दिया था? तो वो दिया था v = म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r। ये उन्होंने पहली बात तो ये उन्होंने सूत्र दिया था बायो और सेवर्ट, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर उनका अनुप्रयोग से ये हमें सूत्र प्राप्त हुआ था। v = म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r ये हमें मिला था। अब इस सूत्र की सहायता से हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर देते हैं, अब ये जो हमारा है इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसी को हम समाकलन करते हैं। तो हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट का समाकलन करने पर, समीकरण फर्स्ट का अगर हम समाकलन करते हैं तो क्या होगा, परंतु समाकलन जानते हैं कैसे करेंगे? समीकरण फर्स्ट का समाकलन करेंगे, बट यहाँ पे ये लिखना चाहिए था हमें, पूरा अच्छे से लिख देते हैं। समीकरण फर्स्ट का अल्पांश लंबाई मतलब dl के सापेक्ष पृष्ठीय समाकलन, पृष्ठीय समाकलन करने पर, समझ रहे हैं? मतलब जो अल्पांश लंबाई जो dl है ना, उसके सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो समाकलन बहुत सारे स्टूडेंटों को जो बायोलॉजी के होंगे उनको नहीं पता होगा, बट जो मैथ के होंगे तो उनको तो पता होगा। तो देखिए समाकलन में क्या होता है, दोनों पक्षों के सापेक्ष कर रहे हैं, तो एक तो इधर भी इधर भी। तो सबसे पहले समाकलन का ये पृष्ठीय समाकलन के हमने चिन्ह दर्शा दिया। अब b है तो b हमने लिख दिया। अब किसके सापेक्ष कर रहे हैं? dl के सापेक्ष हम कर रहे हैं, dl। तो हम dl यहाँ पे गुणा करा देंगे, ऐसे लिख देंगे। तो एक पक्ष का हो गया। अब दूसरे पक्ष का करना है तो ये पृष्ठीय समाकलन हम लिख देंगे। अब फिर से यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो यहाँ पे लिख देंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2I/r, ये हमने लिख दिया। और अंत में केवल हम dl लिख देंगे। देखिए समाकलन का मतलब एक तो पृष्ठीय समाकलन का चिन्ह, और dl के सापेक्ष कर रहे हैं तो dl इधर भी अंत में लिखे हैं, इधर भी अंत में हम लिख दिए हैं। इतनी बात समझ के चलिए आगे हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। तो ये समझिएगा, ये हमारा पृष्ठीय समाकलन bi/dl ये हो गया। ठीक है, समाकलन जब हम करते हैं तो एक रूल होता है कि जितने भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती हैं, जितने भी कांस्टेंट मतलब हम कह सकते हैं जितने भी नियत वैल्यू होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। नियत मतलब नियतांक वैल्यू। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r ये सभी एक नियतांक है, नियत वैल्यू है, तो ये बाहर निकल जाएंगे। तो अगर बाहर निकल जाते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर बाहर निकल जाते हैं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगा और 2I/r हो जाएगा। अब उसके बाद ये समाकलन केवल किसके लिए होगा? dl के लिए होगा। ठीक है ना, dl के लिए होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम जानते हैं, अब ये हमारा हो ही क्या है, देखिए एक चीज हम जानते हैं। अब इसको हम लिखें तो फिर से यहाँ पे अब लिख देते हैं, ये हमारा पृष्ठीय समाकलन b/dl हो जाएगा। अब म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r, 2I/r हो गया। और ये जो पृष्ठीय समाकलन, ये जो हमारा पृष्ठीय समाकलन है, ये एक फॉर्मूला होता है कि अगर हम dl का पृष्ठीय समाकलन करते हैं तो ये 4 पाई आता है। क्या आता है जी? 4 पाई आता है। तो 4 पाई सॉरी 4 पाई सॉरी 2 पाई वृत्त की न त्रिज्या है ना 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 4 पाई कैसे आएगा? एक बात यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे आप। देखिए होता क्या है दोस्त कि ये एक अल्पांश एक लंबाई है, ये अल्पांश लंबाई है ना, एक बिंदु है। तो इस तरीके से बहुत सारे बिंदु मिलकर एक वृत्त बना होगा। तो अल्पांश का ये अल्पांश है, मतलब एक छोटा सा है एक बिंदु। और समाकलन का मतलब होता है ना छोटे छोटे सभी का योग। तो अगर हम छोटे छोटे सभी का योग करेंगे तो एक वृत्त बन रहा है ना। तो वृत्त की हम कह सकते हैं, वृत्त की जो हम कह सकते हैं परिधि होती है 2πr होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो पृष्ठीय समाकलन जो dl का वैल्यू होता है वो 2πr हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका समाकलन करते हैं dl का
तो dl का अगर समाकलन करते हैं 2 पाई r होता है, तो देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 बाई r लिख दिए हैं, और इसका जो वैल्यू होता है वो 2 पाई r होता है, तो 2 पाई r हमने यहाँ पे लिख दिया। ये बात आप याद रखिएगा होता है। अब देखिए अब काटने का समय आ गया है। देखिए इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, पहली बात। ये जो r है इस r से ये r कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखिए इस 2 एकम में 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 ये हुआ है, फिर से इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो अब यहाँ पे केवल क्या बचा है, इधर बचा है केवल म्यू नॉट आई बचा है, केवल इधर यही बचा है। तो यही बात अब हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये पृष्ठीय समाकलन v dl हो जाएगा, और इधर क्या बचा है, इधर ओनली म्यू नॉट, और इधर केवल i बचा है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आप थोड़ा सा देर से अगर आप ध्यान देकर अगर देखें तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला भी हो ही गया है, देख लीजिए ये प्रूफ हो गया कि नहीं। अब तो कहने को कुछ है नहीं दोस्त, प्रूफ हो गया होगा, देख लीजिए। पृष्ठीय समाकलन b dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू i, b dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू i। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चालक में आई धारा, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। यही तो नियम आपको लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, फिगर बना देना है, और चुपचाप यहाँ से एक एक करके सीक्वेंस वाइज ये लिख देंगे। आपका 5 नंबर कहीं भी जाने वाला नहीं है, बिल्कुल मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, बिना मेहनत का तो कुछ भी नहीं मिलता। तो आपको कैसे अच्छे अंक आ जाएंगे, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, अदर कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि मार्ग होते ना तो सबसे पहले मैं खुद आपको बता देता। ये आप सोच रहे हैं कि 15 मिनट में पूरे चैप्टर समाप्त, 15 मिनट में पूरी तैयारी, फिजिक्स की तैयारी, तो ऐसे थंबनेल तो बना सकता हूँ, वीडियो भी बना सकते हैं, बट उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं मेहनत करने का समय है दोस्त, मेहनत कीजिए, और ज्यादा अट्रैक्टिव में कोई भी वीडियो पे ऐसे ना देखें। मैं यही कहूंगा सीरियस होकर पढ़ाई करें। कोई भी टीचर अगर ऐसे कह रहे हैं, खुद मैं भी अगर कहूं कि आपका एक दिन में पूरी हम फिजिक्स की, मतलब एक दिन में एक वीडियो में पूरी तरीके से हम जो एक 15-20 मिनट का वीडियो में हम कहते हैं कि पूरी फिजिक्स हम तैयारी करा देंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे करा पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, चैप्टर वाइज हम तैयारी करा रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है, जो यहाँ पे देख सकते हैं लॉरेंज बल्ब। यहाँ पे लॉरेंज बल्ब भी पूछ लिया जाता है, या एक और चीज कह देता है, एक डेरिवेशन भी कहा जाता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल की गणना कीजिए। ये लॉरेंज बल से ही संबंधित है। लॉरेंज बल क्या होता है, या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, मतलब लॉरेंज बल का ही यहाँ पे गणना भी हमें करना है, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, या तो आपसे लॉरेंज बल कहे या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कहे, दोनों पर यही आपको पूरा लिखना है। सबसे पहले हम लॉरेंज बल का थोड़ा परिभाषा कर देते हैं, डेफिनेशन इसका कर देते हैं। तो समझिएगा, यहाँ पे हमने डेफिनेशन बहुत ही सिंपल लिखा है कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। इसका मतलब आपने समझा, समझिएगा, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूं। देखिए ये सबसे पहले चलिए, ये एक समान एक चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पे सपोज ऐसे आप देख लीजिए, ये एक समान यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र सपोज मान लेते हैं B है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे B है। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, एक यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पे एक कण है, यहाँ पे एक आवेशित कण है, और ये जो आवेशित कण है ये इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है। तो जाहिर सी बात है, आप समझिएगा, पहले से तो एक चुंबकीय क्षेत्र है ही, पहले से एक चुंबकीय क्षेत्र है ही। दूसरी बात, ये एक आवेशित कण है। अगर कोई आवेशित कण भी गति करेगा ना,
तो हम जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण अगर गति करता है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो पहले से एक चुंबकीय क्षेत्र है, फिर ये अगर गति कर रहा है तो एक और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जब दो होंगे तो इस आवेशित कण पर एक क्या रहेगा, इस आवेशित कण पर एक बल कार्य करेगा और उसी बल को ही हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं क्या हम कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण क्या होता है, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो इस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है और उस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। वही बात हमने लिखा है, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है जो है बी और लॉरेंज बल जो है एफ। और यहाँ पे एक याद रखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र और एफ के बीच जो कोण बनता है जिसे हम कहते हैं थीटा। ठीक है ना, तो ये बातें आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले बताइए लॉरेंज बल जो है वो आपको समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक है ना, आ गया होगा। उसके बाद एक और चीज याद रखेंगे, ये जो आवेशित कण है ये मान लेते हैं सपोजिटेड v वेग से गति कर रहा है और ये जो आवेशित कण है इस पर जो आवेश है वो हम मान लेते हैं q है। ठीक है ना, चलिए तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं सबसे पहली बात, यहाँ पे कहा गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है इसमें ये गतिमान आवेश है तो इस पर लगने वाला जो बल है उसकी गणना करना है। तो अगर गणना करें तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने हमें 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है उस पर लगने वाला जो बल है ना वो आवेश के, वो क्या होता है, इस कण पर जितना आवेश होता है उस आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ रहे हैं, मतलब आवेशित कण पर लगने वाला जो बल है उस कण पे जितने आवेश है उसी के समानुपाती होता है। इसको समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, समझ गए होंगे। दूसरी बात हमें फिर से ये कहा गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला जो बल है, मतलब यहां से लेकर और यहां तक ये चारों में ये लाइन लिखना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला जो बल है वो क्या होता है, वो इस कण के वेग के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। देख लीजिए लिखा गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल कण के वेग के समानुपाती होता है। ठीक है, तीसरी बात कहा गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला जो बल है वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। मतलब जो ये बल है ना लगने वाला बल वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये हमारा तीसरा हो गया। अब चौथी बात हमें ये कहा गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से समझेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और बल के बीच बने कोण के, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और बल के बीच बने कोण के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। तो कोण को हम थीटा लिखते हैं और ज्या को साइन लिखते हैं, मतलब साइन थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको समीकरण 4 कर देंगे। ये समझे ना, एक समान आवेशित मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और बल के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। तो देखिए हमारा ये सभी 4 में समीकरण मिले हैं।
और यहाँ पे अगर एक चीज आप ध्यान अगर दिए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा सभी में एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल भी है। तो जब सभी बल एक ही है तो हम सभी बलों को मिलाएंगे, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड व फोर्थ का गुणा कराने पर, तो गुणा करा लेंगे सभी का, तो ये बल जब इक्वल सभी के एक ही है तो बल हम F लिख देंगे, Q V B sin थीटा, ये सभी का गुणा हम आपस में करा लेंगे, समानुपाती है समानुपाती लिख दिए, फिर Q V B sin थीटा, Q V B sin थीटा हो गया। अब यहाँ पे ये तो हमारा बल निकल गया, वही लारेंज बल है। या इसी को हम यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, यदि समानुपाती, यहाँ पे वैज्ञानिक जो है, जो हमारे यहाँ पे जो समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक चीज हमें दिया गया, यहाँ पे लिख दे क्या, F, समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, थोड़ा सा मैं छोटा करके लिख दे रहा हूं यहाँ पे, F समानुपाती Q V B sin थीटा, ये इतना हो गया। अब समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे एक नियतांक आता है जो है K, फिर Q है, फिर V है, फिर B है, फिर sin थीटा है, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे समझेगा, यहाँ पे जो K है ना, K, इसका वैज्ञानिक ने जो K है उसका मान वैज्ञानिकों ने दिया 1, तो जो K का मान यदि 1 दे दिया तो उस समय पर जो F का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे K की जगह पर 1 रखेंगे तो सभी में गुणा होगा तो वही होगा, Q V B sin थीटा हो जाएगा। तो Q V B sin थीटा, Q V B sin थीटा ये हमारा हो जाएगा, Q V B sin थीटा ये हमारा हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं प्रूव, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप, तो Q V B sin थीटा यही हमारा लॉरेंज बल का फॉर्मूला है, जिसको आपको याद करने की आवश्यकता है। तो ये हमारे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 3 नंबर में भी पूछा जाता है, और डेरिवेशन की तरफ पूछता है तो ये 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, मैं आशा करता हूं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए हम बता दे रहे हैं धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वोल्ट मीटर कहते किसे हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। तो वोल्ट मीटर को मैं बता दूं, वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है, उपकरण मतलब मशीन है। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। मतलब मान लेते हैं एक सपोर्टेड ये एक विद्युत परिपथ है, तो विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच मतलब विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। तो वही बात लिखा गया है कि वोल्ट मीटर क्या है, एक ऐसा उपकरण है, मशीन है जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ के किसी 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। आप वो देखिए। उसके बाद यहाँ पे आता है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरण, मतलब धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं, कैसे बदलते हैं। मैं आपको बता दूं, धारा मापी को गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। धारा मापी को इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में भी कहें तब भी यही लिखेंगे। तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, तो समझिएगा। लिखा गया है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए उसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के तार को जोड़ दिया जाता है। मतलब श्रेणी क्रम में हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के तार को हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा, ठीक है।
जैसे आपको हम एग्जांपल, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ये हमारे पास एक क्या है, एक ये धारा मापी है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है। ये एक हमारे पास धारा मापी है, तो धारा मापी ये है। अब इस धारा मापी को हम जी से दर्शाते हैं, तो धारा मापी को हमें वोल्ट मीटर में बदलना है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए इसकी कुंडली में हम क्या कहते हैं, उसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के तार को जोड़ देते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये सबसे पहले ये हमारा धारा मापी हो गया, ये धारा मापी जी हो गया। श्रेणी क्रम का मतलब यही हो गया, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, यहाँ पे क्या लिखा गया, उच्च प्रतिरोध के तार। मान लेते हैं उच्च प्रतिरोध हमने एस मान लिया, तो ये उच्च प्रतिरोध के तार को हमने क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया। ये श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा। अब ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी ना कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा, ये अब कहलाएगा वोल्ट मीटर की तरफ कार्य करेगा। तो यही हमारा है। मान लेते इस परिपथ में धारा आई धारा प्रवाहित की जा रही है, इसमें आई धारा बह रही है, ठीक है ना। तो ये आपको केवल याद रखना है, मतलब इतना लिखने के बाद ये लिख देंगे। आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही बात कि जब धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारा मापी के साथ उच्च प्रतिरोध के तार को, मतलब कुंडली के, उस कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध के तार को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको लिखने के बाद ये फिगर बना लेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आता है, नेक्स्ट एक और चीज यहाँ पे हम देख लेते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाओं में अंतर बताइए। देखिए चुंबकीय बल रेखाओं की बात हो रही है और एक और विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले देखिए जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, देखिए एक ही चीज इसमें सबसे ज्यादा समझना है, एक चुंबकीय बल रेखा, एक विद्युत बल रेखा। सबसे मेन जो अंतर होता है चुंबकीय बल रेखाएं, एक ये हो गया, एक क्या है हमारा विद्युत बल रेखाएं। यही दो चीजें है ना, यही दो चीजें हैं। मैं आपको बता दूं, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक बंद वक्र बनाती हैं, ठीक है ना। ये आपको सबसे पहले याद रखना है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या बनाती हैं, एक बंद वक्र बनाती हैं, जबकि विद्युत बल रेखाएं एक खुला वक्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक खुला वक्र बनाती हैं, मतलब बंद वक्र नहीं बनाती हैं। तो यही मेन अंतर है जी। तो यही बात आप बोल देंगे। देखिए हमने क्या लिखा है कि चुंबकीय बल रेखाएं विद्युत बल रेखाओं में अंतर, तो हमने लिखा है चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र, क्या लिखा है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र में होती हैं, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र में होती हैं, बंद वक्र बनाती हैं, जबकि विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, बल्कि क्या बनाती है, खुला वक्र बनाती हैं। इसलिए लिखा गया है इनका मुख्य कारण है चुंबकीय ध्रुवों का विलगित होना, विलगित नहीं होना। मतलब जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो बंद वक्र नहीं बनाती हैं। इसका मेन क्या है कि चुंबकीय ध्रुवों का विलगित नहीं होना, जबकि धनावेश और ऋणावेश विलगित अवस्था में किए जा सकते हैं। मतलब देखिए सिंपल सी बात है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक से उत्पन्न होती हैं, चुंबक से उत्पन्न होती है। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एन और एस, नॉर्थ ध्रुव और उत्तर दक्षिण ध्रुव। और जो ये विद्युत बल रेखाएं किससे होती है उत्पन्न, आवेश से। तो आवेश दो होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज हम जानते हैं कि धनात्मक आवेश को और ऋणात्मक आवेश को हम अलग कर सकते हैं, परंतु ये जो चुंबक के दो ध्रुव हैं इनको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। कितना भी तोड़ेंगे तो उसमें उत्तर और दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं ऐसे ही। तो चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, इसलिए क्योंकि चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। और विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। इसका कारण है क्योंकि आवेशों को हम अलग किए कर सकते हैं, ध्रुवित कर सकते हैं। तो यही बात लिखा गया है, चुंबकीय बल रेखाएं
बंद वक्र बनाती हैं, जबकि विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। इसका मुख्य कारण है चुंबकीय ध्रुवों का विलगित नहीं होना। बंद वक्र क्यों बनाती हैं? क्योंकि चुंबकीय ध्रुवों को विलगित नहीं होना, अलग ना होना। जबकि आप धनावेश और ऋणावेश को विलगित अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि धनावेश और ऋणावेश को विलगित अवस्था में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट, अच्छी बात है। चलिए, देख रहा हूं मैं बार बार उधर, थोड़ा सा माइक पर भी ध्यान दे रहे हैं। माइक अच्छे से लगा हुआ है ना, क्योंकि बहुत डर लग रहा है अब, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ पढ़ाने के बाद पता चलता है कि वॉइस अच्छे तरीके से नहीं आई है, तो दिल में दुख लगता है, इसीलिए देखना पड़ता है दोस्त। चलिए कोई नहीं, मुझे पूरा विश्वास है अच्छे तरीके से वॉइस आ रही होगी, अच्छा तरीके से वीडियो भी बन रहा होगा, आपको मिलेगा भी। चलिए अगला आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्यों? यहाँ पे ये हमसे कहा गया ना कि चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है? तो समझिएगा, यहाँ पे पहले मैं समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से बोलूंगा दिक्कत होगा। देख, सपोज इट हमसे ये कहा गया कि ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये एक चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये हमसे ये कह रहा है कि प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं। मतलब ये जानता है कि प्रतिच्छेदित कभी भी नहीं करती हैं, पर क्यों नहीं करती हैं ये हमसे पूछा गया है। तो क्यों नहीं करती हैं, इसीलिए हम सबसे पहले चुंबकीय बल रेखाओं को इस तरीके से काटते हैं। ये एक पहला चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक दूसरा चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, काट रही है ना। तो यहाँ पे एक हम बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु पर देखिए, एक बिंदु पर सबसे पहले ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसकी स्पर्शी रेखा इस दिशा में होगी, और इस चुंबकीय बल रेखाओं के लिए स्पर्शी रेखा इस दिशा में होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं यहाँ पे, दो स्पर्शी रेखाएं हम यहाँ पे खींची जा रही हैं। परंतु हम गणित के रूल से हम जानते हैं कि कोई भी अगर एक बिंदु है ना, तो एक बिंदु पर हम एक ही स्पर्शी रेखा खींच सकते हैं, ना कि दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये गणित के रूल से जानते हैं। तो इससे तो ये प्रूफ होता है ना कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे तो दो स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। इससे ये जान गए हम कि चुंबकीय बल रेखाएं इसका मतलब नहीं काटती होंगी, तभी तो दो स्पर्शी रेखा नहीं होती है, इसकी एक ही स्पर्शी रेखा खींची जाती है। तो यही से हमारा जो आता है। तो यदि दो क्षेत्र रेखाएं, दो क्षेत्र मतलब दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के काटेंगे, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकेंगी। तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकेंगी, जिसका अर्थ होगा कि कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। मतलब जिसका अर्थ, स्पर्श रेखा का मतलब इस चुंबकीय बल रेखाओं के चुंबकीय बल की दिशा का मतलब इधर चुंबकीय बल की दिशा है, इस चुंबकीय बल रेखाओं के अनुसार चुंबकीय बल की दिशा इस ओर है, तो किसी एक ही ओर न होगा, परंतु यहाँ पे दो दिखाई दे रहा है तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका परिणाम है, मतलब यहाँ पे वही लिखा गया है, जिसका अर्थ होगा कि कटान बिंदु पर दो परिणाम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो दिशाएं होंगी, जबकि किसी भी कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा में होती है, जबकि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होती है, ये कहा जा रहा है। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अरे देखिए, ये थोड़ा जो हम कहते हैं ना, एक फिजिक्स का एक भाषा के तौर पे यहाँ पे हमने लिख दिया है। इस तरीके से एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। मोटा मोटी आप ये समझिए, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इसलिए क्योंकि कटान बिंदु से हम दो स्पर्शी रेखा खींचना पड़ेगा, एक इधर एक इधर। स्पर्श रेखा में ये बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन है, तो ये बता रहा है इस दिशा में, और ये वाली चुंबकीय बल रेखा इस दिशा में, ताकि होगा कौन, होगा तो कोई एक ही ना, दो दिशा तो होंगी नहीं। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि इसका मतलब कटान बिंदु मतलब एक दूसरे को काटती नहीं होंगी, इसीलिए काटती नहीं होंगी, तभी तो एक ही स्पर्शी रेखा होता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी एक ही होता है। तो यही से हमें पता चल जाता है। आशा करता हूं समझ के होंगे। अगला आता है शंट क्या होता है। तो शंट क्या है? शंट कम प्रतिरोध का एक तार होता है जिसे धारा मापी कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब शंट क्या है? शंट क्या है? शंट एक
क्या है, संट एक क्या है, कम प्रतिरोध का एक तार है, ठीक है ना, जिसे ये एक धारामापी है, धारामापी की कुंडली के साथ, धारामापी है, इसकी कुंडली के साथ कम प्रतिरोध के एक तार को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यही हमारा जो आर है, यही है संट, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया, संट कम प्रतिरोध का एक तार है जिसे धारामापी के कुंडली में हम जोड़ देते हैं। किस क्रम में, तो समांतर क्रम में यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ से आई धारा प्रवाहित है, इसमें जो धारा बहेगी आई जी धारा बहेगी, आई जी धारा बहेगा, तो इधर आई जी बह रहा है, तो इसका मतलब इधर क्या बहेगा, इधर आई माइनस आई जी धारा बहेगा, यही ना बहेगा जी। तो ये आप फिगर भी बना लीजिएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं किसी धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। बहुत बार पूछा गया है, तो ये बता रहे हैं। तो देखिए, पहले हमसे कहा गया था कि धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, इसमें कह रहे हैं धारामापी को अमीटर में कैसे बदलेंगे। तो पहले हम अमीटर जान लेते हैं क्या होता है। अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करते हैं। मतलब अमीटर की सहायता से कोई भी विद्युत परिपथ में कितनी धारा बह रही है उसका हम पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये बातें आप समझ गए होंगे, एक लाइन का डेफिनेशन है, याद कर लेंगे। उसके बाद आप आता है मेन हमारा, धारामापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं। तो हम यहाँ पे बता दें, धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध के तार को जोड़ देते हैं। वही बात है कि ये एक हमारे पास धारामापी है, धारामापी या गैल्वेनोमीटर है जो है जी। अब इससे क्या करेंगे, इसमें हम कम प्रतिरोध के तार को, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कम प्रतिरोध के तार को जोड़ देंगे, जिसे हम शंट भी कहते हैं। कम प्रतिरोध के तार को जोड़ देंगे, अब कम प्रतिरोध के तार को जोड़ देंगे तो अब ये धारामापी की तरह नहीं बल्कि अमीटर की तरह कार्य करेगा। और इसमें मान लेते हैं सपोज आई धारा हमने प्रवाहित किया, तो इस जो अमीटर में जो जाएगा वो आई जी धारा बहेगा, और इसमें क्या धारा बहेगा, इसमें आई जी जा रहा है, तो टोटल में से आई जी को घटा देंगे तो उतना ही ना इसमें धारा बहेगा। कुछ ना समझ में बाबू बना दीजिएगा फिगर, बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा उतना समय नहीं है दोस्त। अगला हमारा आता है, देख लीजिए कि एम्पीयर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग लिखिए। ये एक इंपॉर्टेंट हमारा डेरिवेशन है जिसको मैं बता दे रहा हूं अंततः, देख लीजिएगा। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये कैसे क्वेश्चन पूछता है ये भी हम आपको बता देते हैं, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। अदर ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, इसको आपको याद रख लेना है। कैसे आ रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ये सब आपको याद करने वाला विषय है, ठीक है ना। चल समझा दे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ऐसे क्वेश्चन कहता है। ये एम्पीयर के परिपथीय नियम का 3 अनुप्रयोग होता है, उसमें से एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए हम एक बता दे रहे हैं। तो देखिए इसमें हमने एम्पीयर के परिपथीय नियम में भी बताया था। सपोज ये एक चालक तार है, ये एक चालक तार है, और चालक तार में हमने आई धारा प्रवाहित किया है, तो इसके कारण चालक तार में आई धारा हमने प्रवाहित किया है, तो इस चालक के चारों ओर एक बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चुंबकीय क्षेत्र से मतलब चालक से r दूरी पर एक अल्पांश लंबाई है या अल्पांश बिंदु है, और इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यही हमने बताया था। तो यही बात हमें फिगर में थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। तो वही हम सबसे पहले लिखे हैं, माना अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक है। धारावाही चालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित किया गया है, जिसमें आई धारा प्रवाहित है, जिसकी त्रिज्या क्या है, जिसकी त्रिज्या r है, तथा अल्पांश पृष्ठ dl है। ये अल्पांश पृष्ठ या अल्पांश बिंदु dl है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, b है। तो बताइए इस फिगर से ही हमने ये लिखा हुआ है, बोल देंगे आप, मैं आशा करता हूं आप बोल देंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे हम इसका करते हैं फॉर्मूला। अब देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक डेरिवेशन करें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं चूंकि
एम्पियर के परिपथीय नियम से। अब एम्पियर के परिपथीय नियम से हम क्या जानते हैं बाबू? हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं जी? एम्पियर के परिपथीय नियम का फॉर्मूला क्या जानते हैं? ये जानते हैं, बी ds समाकलन बी dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। ये हम जानते हैं, ठीक है जी। तो ये हम फॉर्मूला तो पहले से जानते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलता है। चलिए इसको हटाते हैं कोष्टक को। ये हम इतना जानते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। यहाँ पे देखिए समाकलन का मतलब होता है जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बाहर निकलेगा, तो ये b हो जाएगा, ये समाकलन और ये dl हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इनटू आई है तो म्यू नॉट इनटू आई हो जाएगा। अब हम जानते हैं समाकलन dl का, हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि छोटे 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 सभी का योग होता है। तो वृत्त की जो हमारा वो हो गया, तो ये जो वृत्त का टोटल हो जा रहा है, तो dl का जो हमने बताया है वो 2 पाई r होता है। तो यहाँ पे b हो जाएगा, और इसका dl का समाकलन करेंगे तो उसका मान होता है 2 पाई r होता है, यही ना होता है जी। और ये म्यू नॉट इनटू होता है i। ये इतना ही होता है ना, इतनी बात हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब इतनी बात तो बेसिक हम सभी जानते ही हैं। अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अब इसको यहां तक तो हो ही गया है, बस इसको अभी तक भेज देंगे। फिर भी एक सर्टिफाइड हमें लाना है ना, जिससे कि डेरिवेशन की गणना फॉर्मूला मिल सके। देखिए तब हम क्या कर देते हैं, अच्छा बाबू समझिएगा बात को, ये 2 पाई r है, ये इधर पूरा में इधर आएगा तो भाग करा देगा। तो अगर हम b का वैल्यू निकाले तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर म्यू नॉट इनटू आई अब बाई 2 पाई r हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, ये जो हमारा मिला ना, यही हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? छोटा सा ही डेरिवेशन था, बट याद रखेंगे ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। इतना होता है। बट क्या होता है ना कि इस तरीके से अगर इस पर न्यूमेरिकल आ गया क्वेश्चन, तो इस तरीके से करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं, और इसी को थोड़ा एक मॉडल हम बता दे रहे हैं। दोनों पक्षों में अगर हम ऊपर और नीचे दोनों में 2 का गुणा कराते हैं तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इनटू आई है, म्यू नॉट आई है और 2 पाई r है, 2 पाई r है। अब ऊपर और नीचे 2 का गुणा करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। अरे भैया आप 2 से 2 काट देंगे तो 1 होगा, 1 का गुणा होगा तो उतना ही होगा, करा सकते हैं, ठीक है ना। अब कराने से बेनिफिट ये होगा कि ये b हो जाएगा। ये देखिए, ये हम म्यू को इधर लिख देते हैं, म्यू नॉट, ये 2 का 2 में गुणा होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये पाई हो गया। तो 4 पाई को इधर लिख दिए, और ये 2i इधर पूरा हो गया तो 2i हो जाएगा। और यहाँ से केवल ये r को हम साइड कर देते हैं तो r लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम एक सर्टिफाइड टाइप से हम लिख सकते हैं ना, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला मिल गया, इसी को याद रखेंगे, ठीक है ना। एक चीज और बता दूं, ये हमारा बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग का भी यही फॉर्मूला हमने प्रूव किया था, मुझे याद है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r, याद है आपको। इसी पर हमने फॉर्मूला भी, मतलब जब एम्पियर का परिपथीय नियम की गणना जब हमें करना था, प्रूव करना था फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को, तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया था। इस फॉर्मूले से फिर ये हमने लिख दिया है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूं दोस्त कि आज हमने इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराए हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को आप तैयार करेंगे। फिलहाल आज मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं, बट कुछ भी मुझसे मिस्टेक हुआ हो, अगर मुझसे पढ़ाने में कोई भूल चूक हो गई हो, तो मैं दिल से पहली बात तो मैं माफी चाहूंगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा दोस्त, हम आपके प्रति पूरी तरीके से सीरियस हैं,
पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए मेहनत कीजिए और पूरी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए। सुबह में, शाम को, रात रात भर पढ़ाई कीजिए। समय है। अब मैं यही कहूंगा, शाम को 6:30 बजे वीडियो आता है, कंसिस्टेंट होकर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए। इससे पहले के 3 चैप्टर नहीं देखे हैं तो उसका भी देख लीजिए। जल्द ही आपको महामैराथन की क्लासेस आने वाली है, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। मुझे विश्वास है संडे को आपको आ सकती हैं। तो जैसा होगा वो हम आपको सूचना देंगे, बताएंगे भी। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टा में फॉलो कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।